हेलो दोस्तों, एके टेट गुरु लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? अधिवृक्क, थाइमस, अग्नाशय। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। बिल्कुल राइट आंसर है तीसरा, अग्नाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? अल्फा किरणें, श्रव्य तरंगें, एक्स किरणें। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो हैं एक्स किरणें, यानी तीसरा आंसर इसका भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार, पीयूषिका, पुरस्था। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पीयूषिका। मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीयूषिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया। नासिक, नागपुर, सूरत। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1920 में अगर बात करें तो ये नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी का नेतृत्व था, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे इसके। तो ये कहाँ हुआ था? नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? बाघ, हाथी, हॉर्नबिल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीलगिरी तहर को नीलगिरी आईबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे IUCN द्वारा लुप्त प्राय जीव के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में तमिलनाडु व केरल के पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो ये इनमें से कोई सा नहीं है। जो विलुप्त प्राणी हैं उनके लिए ये संरक्षित है। तो इसमें से आंसर होगा पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष से नई भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई? 1975, 2002, 2014। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निम्नलिखित में से किस वर्ष नई भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई? तो ये हुई थी 2002 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष से अपनाया गया था, यानी किस वर्ष से अपनाया गया था? 1947, 1951, 1957। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है 1957। चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष अपनाया गया? चलिए, तो ये अपनाया गया था 1957 को। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विचार सुलह ई कुल का आशय क्या था? सार्वभौमिक शांति, धार्मिक समानता, आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था पहला, सार्वभौमिक शांति। अकबर चाहता था कि सुलह कुल का विचार प्रस्तुत किया, इसका अर्थ सार्वभौमिक शांति हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? नमक मार्च, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो जो विदेशी वस्तुएं थीं वो उनका बहिष्कार किया गया था। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण यानी उन्हें वापस देना, और असहयोग आंदोलन करना यानी उनका सहयोग ना करना। और नमक मार्च की बात करें तो ये दंडी यात्रा से है। 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन है और ये अनुच्छेद 368 के अनुतहत होता है। अगर 368 अनुच्छेद ना हो तो संविधान में संशोधन ना हो पाए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 368। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये करता है 368। बिल्कुल सही आंसर है तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक कौन है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? स्पतऋषि, लुब्धक, कालपुरुष। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तारामंडल नहीं है। कौन सा आकाश में तारामंडल कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है लुब्धक। और ये दोनों तारामंडल हैं, कालपुरुष और सप्तऋषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल किसके द्वारा किया गया था? कौन से गवर्नर जनरल थे जिसे सती प्रथा को रोका गया था? एकदम रोका गया था। ये बहुत ही गंदी प्रथा थी। सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड मैकाले शिक्षा जगत के थे, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? पलक्कड़ घाट, थाई घाट, गोरान घाट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पलक्कड़ घाट। पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोखुर झील, तटबंध, मिएंडर्स। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं मिएंडर्स नदी। बिल्कुल थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? आइए, पहला है अंतःद्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम, यानी थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है। झिल्ली से घिरी कोशिका में थैली जैसी संरचना में लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो यह अनुच्छेद सभी को पता है कि अनुच्छेद 19 है। भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता कौन सा देता है? अनुच्छेद 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई? किसानों को सम्मान प्रदान करने के लिए, वर्ष 2026 से 2027 तक लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हेतु, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकें। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा वाला, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी जीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सके। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 2, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क, हृदय, अमाशय। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, कांडला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पर है? कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI का सही पूर्ण रूप है? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक बैंक ऑफ इंडिया। अगला है स्मॉल इंटर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थर्ड वाला बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत है। तीसरा वाला बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? एक परमाणु, चतुष्परमाणु, द्विपरमाणुक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 2, चतुष्परमाणु। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुष्परमाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम में दर्शाया गया है। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह यानी दंडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लगाएंगे क्योंकि 1915 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से जब आए थे तो उससे पहले कोई सत्याग्रह नहीं हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हो गया। अगर इन दोनों से ही हम करके देखें, चलिए देखते हैं। तो सबसे लास्ट तो भारत छोड़ो आंदोलन है और सबसे पहला महात्मा गांधी दक्षिण। तो सबसे पहले वाले 2 ऑप्शन हैं, एक तो थर्ड वाला और सेकंड वाला। और उसके बाद यानी सेकंड, अगर लास्ट की बात करें तो थर्ड होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। अब ये रह गया दूसरा। तो दूसरा यानी कि पहले हुआ था, वापसी हुई थी और ये वहाँ से आए थे 1942 से। ठीक है। अब कौन कौन से रह गए? पहला रह गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन पहले हुआ है और ये बाद में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर नमक सत्याग्रह हुआ, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसका मतलब सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महारत्न कंपनियों में शामिल नहीं है। ऐसी कौन सी कंपनी है? तो वो है तीसरी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण कब किया गया था? अक्टूबर 2008, नवंबर 2011, नवंबर 2009। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ज़्यादातर संख्या को नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये कब किया गया था। अभी का पता है कि अभी जो हो रहा है बस वही हो रहा है, पहले कुछ नहीं हुआ था। तो ये बता दें, ये अक्टूबर 2008 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, सिराज उद्दौला, सादत अली। तो ये सभी को पता है कि लास्ट मुगल शासक बहादुर शाह जफर था 1857 में, और 1858 में 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें बंदी बना लिया गया था 1857 में। चलिए फिर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कोई मुगल शासक नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो मैंने बताया था कि 1942। तो पहला 1943, 41, 1942। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 1942। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1962, 1969, 1973। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी सबको पता है 1962 में युद्ध हुआ था भारत चीन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? आइए, तो नर्मदा, ये बिल्कुल सही आंसर है। नर्मदा ही करती है, कावेरी नहीं करती है, गंगा नहीं करती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
श्वास नली मानव के किस अंग तंत्र का एक भाग है? परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो वह लंबी नली है और वह स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स को वक्राई से जोड़ती है, यानी इसमें से कोई सा नहीं है। तो ये स्वर तंत्र को जोड़ती है। और अगर आगे बात करें तो ये श्वसन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। श्वास नली उपस्थि के झल्ले से बनी होती है, उपास्थि के झल्ले से बनी होती है। तो इसमें कोई नहीं है, तो ये पांचवा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण का संकेत यानी सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? ध्रुवित, पराबैंगनी, अवरक्त। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला, अवरक्त। बिल्कुल सही आंसर है अवरक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? वाह, कितना भयंकर सवाल है। 10 अप्रैल 1858 ईस्वी, 17 जून 1858 ईस्वी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। ए होल प्रस्तर लेख, तो इसका पुलिकेशन द्वितीय, तो पुलिकेशन सेकंड कौन सा है? ये रहा, यानी ए का 2। जूनागढ़ शिलालेख, तो जूनागढ़ शिलालेख की बात करें तो रुद्र दमन फर्स्ट, तो ये कौन सा है? यानी बी का चौथा। नासिक गुहा लेख, तो नासिक गुहा गए थे गौतमी बलसरी, तो ये इसका पहला। और ये रह गए भीतरी स्तंभ लेख यानी स्तंभगुप्त। आइए पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा देखते हैं। पहले का दूसरा और दूसरा, चौथा इसमें, यानी इसे काट दो और थर्ड वाला लगा दो। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सतह वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? कालीबंगा, कोटदीवी और लोथल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता के तहत, तो इसका सही आंसर है तीसरा, लोथल में है, जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो इसकी बात करें गार्डनर चाइल्ड, तो वाहे व आर्यों के, तो कहाँ पर कौन सा है? हाँ, गार्डनर चाइल्ड, बाहे। और अगर बात करें ओरल स्टेशन की तो जलवायु, ये बिल्कुल सही है इसका। विदेशी आक्रमण यानी आर्यों का आक्रमण, ये भी सही है। डेलस भौगोलिक घटनाक्रम, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका वन का तो इसका चौथा बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर निर्देश पढ़ें तो निर्देश में 9 और 11 क्वेश्चन हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। चलिए आइए पढ़ते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा रंग वर्णक के कारण होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश का संश्लेषण का प्रमुख वर्णक होता है। क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। पौधे की कोशिका में छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिन्हें क्लोरोफ्लाइट कहा जाता है। इस क्लोरोफ्लाइट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है।
क्लोरोफिलाइड सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ है, जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टलीय होता है। अम्लों के उपचार से मैग्नीशियम निकल जाता है और अब जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे पॉरफिरिन कहते हैं। पॉरफिरिन में अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अभिक्रमकों के उपचार से क्लोरोफिल से अनेक उत्पाद प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता लगता है कि क्लोरोफिल में फाइरोल केंद्रक रहते हैं। प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होता है। वास्तव में पौधों का हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। जैसे कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक परिण हरित या क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमने पैराग्राफ पढ़ा, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पौधों की छोटी छोटी संरचना क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट अक्रिस्टलीय मैग्नीशियम। तो इसमें दिया गया था छोटी छोटी संरचना को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9 से 11 तक हमें ये पैराग्राफ से करना है। इतना बड़ा पैराग्राफ और 3 क्वेश्चन। पत्तों का हरा रंग किस कारण होता है? प्रदूषण, वायु, क्लोरोफिल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी पढ़ा हमने क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉरफिरिन में कौन कौन से गुण होते हैं? नाइट्रोजन, अम्ल और क्षार, कार्बन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये विज्ञान के भी सवाल हैं, ये भी सबको पता होता है और ये इसमें पैराग्राफ में दिया था, अम्ल और क्षार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पैराग्राफ के सवाल नहीं है, अब इन्हें पढ़े हुए हिसाब से करने हैं। इनमें से किताब शब्द क्या है? तत्सम, विदेशज, देशज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किताब शब्द एक अरबी भाषा के शब्द है और ये विदेशज शब्द है। अग्नि, क्षेत्र, सूर्य, आग, खेत, सूरज, थैला, पगड़ी, ये सब देशज और तत्सम है, यानी ये विदेशज शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। परोपकारी, परोपकारी यानी स्त्रीलिंग। परोपकारिणी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परोपकारिणी ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऐक्यता, निरोग, स्वस्थ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला बिल्कुल सही है, ऐक्यता। ऐक्यता की अगर शुद्ध वर्तनी देखें तो हम एकता होता है। निरोग बिल्कुल सही है, स्वस्थ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, धूप में चला नहीं जाता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा, धूप में नहीं चला जाता। ठीक है, जहाँ नहीं आ जाए तो वहाँ भाववाचक बिल्कुल सही होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। छुट्टियाँ हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। जब छुट्टियां होंगी तब हम हांगकांग अवश्य जाएंगे, जब छुट्टियां होते ही हम हांगकांग अवश्य जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा क्या पूछा है? चलिए दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, ये इसमें 2 वाक्य हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे तुम आ गए यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? निलय, निवास, प्रवास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रवास घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निवास है, निलय है, प्रवास नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवनासन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पवन आसन यानी पवन है जिसका आसन, वो कौन है, किसे कहा जाता है, कौन है बताइए? इसका आंसर आप दीजिए। और जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो और तीसरा अर्थ निकलता हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद बिल्कुल प्रधान हैं और ये बहुब्रीहि समास है, तीसरा अर्थ निकलता है। दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। कली, कली, कलियुग, कलिका, कईर, कलियुग, दुर्ग, कीर। तो शब्द युग्म क्या है? कली, कलियुग।
तो पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? अंकुचन, किंचित, आंकीचन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस 21 क्वेश्चन की बात करें तो इसका थर्ड वाला बिल्कुल सही है, आंकीचन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? मधुकर, पुष्प, वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका थर्ड वाला बिल्कुल सही है, वन। कानन मानी होता है वन। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो व्यवहार के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। नाच नचाना, मन चाही कराना, करवाना, थका देना, घमंड चूर करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नाच नचाना का मन चाही करवाना, जैसे चाहे वैसे करवाना। रामचंद्र जब से गांव का सरपंच बना है तब से वह हर किसी को नाच नचाता है, यानी मन चाहे कार्य करवाता है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी एक तो कड़वा, करेला जैसा कड़वा, फिर दूसरा नीम जैसा, नीम से भी बढ़कर। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, एक गुण के साथ दूसरा गुण, एक बुराई दूसरी बुराई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, तो एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? अपकर्ष, अंत, पतन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए उत्कर्ष का देखते हैं, तो उत्कर्ष का है अपकर्ष, बिल्कुल सही है पहला वाला आंसर। अंत का अगर देखें तो आरंभ, और पतन का देखें तो अधा, ये इनके पर्यायवाची होते हैं, यानी विलोम शब्द होते हैं। तो उपयुक्त में से नहीं, तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, अपकर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राम कैसा संज्ञा है? इस क्वेश्चन का आप भी जवाब दीजिए कमेंट में। तो राम बिल्कुल सही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा होती और राम व्यक्तिवाचक। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जैसे वह आया वैसे ही चला गया, तो इसका सही आंसर है संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीती विभारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक। तो इसका सही आंसर है रूपक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरों को वैसा ही समझता है। अगला है वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। वह व्यक्ति ऐसा होता है इसलिए दूसरों को भी अपने जैसा। तो सबसे सरल कौन सा लग रहा है? दूसरा वाला, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपम, अनुचित, अनुगमन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ऐसा है, वो है थर्ड वाला, अनुगमन। अन का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुपम, अनुचितम और अनुगमन, तो गमन पूरा से उचित शब्द होता है, उपम शब्द होता है और उगमन नहीं होता है, तो इसमें नहीं हुआ है थर्ड वाले में। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।